स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति, यानी 1905 में जो रूसी क्रांति हुई, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हुआ 1905 में। तो रूस एक निरंकुश राजशाही था। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर किसी भी तरह का अंकुश न हो, लगाम न हो, यानी राजा जो था उस पर नियंत्रण रखने वाली कोई भी संस्था नहीं थी या कोई भी शासन व्यवस्था नहीं थी जो राजा की मनमानी को रोक सके। तो रूस में जो राजा था वो बिल्कुल निरंकुश था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी के शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। देखिए, बाद में हुआ ये कि 20वीं शताब्दी आते आते यूरोप के बहुत से ऐसे देश थे जिनमें संसद की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन रूस एक ऐसा देश था जिसमें संसद की स्थापना नहीं हुई थी। परिणाम क्या हुआ कि उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। यानी किसी स्थिति को, निरंकुश राजशाही को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, मुहिम चलाया। और 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में सोशल डेमोक्रेट्स और समाजवादी क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको जाकर के हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बना सोशल डेमोक्रेट्स बना और उसके बाद समाजवादी क्रांतिकारी बना। तो इन दोनों के विचार अलग अलग थे, लेकिन बाद में इन दोनों ने क्या किया कि मिल करके मजदूरों के साथ काम करना शुरू कर दिया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड के जो लोग थे, वो लोग जो थे रूस के समर्थन में आए, किनके, जो क्रांति करना चाहते थे। और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समय थक जदीदियों इनको बोला गया, जो रूस में मुस्लिम बहुल इलाका था, यानी जहां रूस में जो लोग थे जो मुस्लिम थे वे लोगों को जदीदियों कहा गया। तो इन लोगों ने भी किनका समर्थन किया, जो क्रांति करना चाहते थे। क्रांति के समर्थक लोगों का जदीदियों ने और पोलैंड के लोगों ने समर्थन किया। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। देखिए, हालत ये हो गई रूस की कि लोगों को समय पर भोजन तक नसीब नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि भोजन के लिए लोगों को दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें में लगना पड़ता था, और वो लाइनें ज़्यादातर औरतें लगा करती थी। तो उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं था। ये हालत हो गई थी मजदूरों की 1904 के साल में। तो जरूरी चीज़ें जो थी उनकी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और वेतन जो था लोगों में घट रहे थे। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। जो मजदूरों के संगठन बने थे उसमें बहुत तेजी से मजदूर जो थे बढ़ रहे थे। कारण ये था कि मजदूरों की हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे थे। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स, यानी रूसी श्रमिक सभा, तो 1904 में जो सभा गठित की गई उसके 4 सदस्यों को प्यूतिलो आयरन वर्क्स में से उनकी नौकरी से हटा दिया गया। देखिए, जो सभा बनाई गई, श्रमिकों की सभा बनाई गई, तो चूंकि उस समय न तो सभा बनाने की अनुमति थी और न ही हड़ताल बनाने की अनुमति थी, क्योंकि वहां निरंकुश राजशाही था। तो ऐसी स्थिति में इस सभा के जो 4 सदस्य थे उन लोगों को क्या किया गया, उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। जब नौकरी से निकाल दिया गया तो निश्चित तौर पर उस सभा के जितने लोग होंगे वो विरोध करेंगे। परिणाम यह हुआ कि मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया, और अगले ही कुछ दिनों के भीतर पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज्यादा मजदूरों ने काम के घंटे घटा करके 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि करने और कार्य स्थिति में सुधार करने की मांग करते हुए हड़ताल पे चले गए। तो शुरू में आपने देखा कि किस तरीके से 4 व्यक्ति को हटाया गया और उसके बाद 1,10,000 की संख्या में मजदूर जो थे वो काम छोड़ करके हड़ताल पर चले गए, और उन्होंने मांग किया कि हमारे काम के जो घंटे हैं, जो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे हैं, उसको घटा दिए जाए
और एक निश्चित घंटा कर दिया जाए कि 8 घंटे के ही हमसे काम लिया जाए और हमारे वेतन में वृद्धि की जाए और जो कार्य स्थिति है, कार्य जो लिए जा रहे हैं वो सही तरीके से लिया जाए। और ये मांग करते हुए सभी हड़ताल पे चले गए। इस दौरान कब, जब रूस में ये सब कुछ चल रहा था, तो इसी दौरान जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी जो राजा का महल था, तो विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। देखिए, कोसेक्स जो था वो बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि रूस की ताकत थी। तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर क्या किया, हमला बोल दिया। मजदूर जो थे वो जो राजमहल की ओर जा रहे थे और वो नारा लगा रहे थे कि रोटी दो। और ये लोग जो थे रोटी दो का नारा लगाते हुए जब आगे बढ़ रहे थे, तो राजा के महल के सामने ही पुलिस ने और कोसेक्स जो राजा की सबसे विश्वसनीय सैनिक टुकड़ी थी, उसने क्या किया कि इन लोगों पर हमला बोल दिया। और इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। तो इस घटना में हुआ ये कि 100 लोग जो थे मारे गए और लगभग 300 लोग घायल हुए। हालांकि देखा जाए तो इसमें हजारों लोग मारे गए थे, क्योंकि जार की सेना ने जो किसान थे उन निहत्थों लोगों पर गोलियां चलाई थी। तो हजारों की संख्या में लोग मारे गए और लगभग 3000 घायल हुए। और इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, ब्लडी संडे बोला जाता है। और ये कब हुआ, ये हुआ 22 जनवरी 1905 को। ध्यान रखने वाली बात है, 22 जनवरी 1905 को ये घटना घटी। कौन सी घटना, ब्लडी संडे, जिसको खूनी रविवार कहा गया। तो इस घटना के घटने के साथ ही क्या हुआ कि सारे देश में हड़ताल होने लगी। सब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे। तो विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। यानी इन लोगों ने क्या किया कि जब 1905 में निहत्थे लोगों पर जार ने गोलियां बरसाई, तो इस खबर को सुन करके पूरे रूस में सनसनी फैल गई। और अंत में क्या हुआ कि लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया। विद्यार्थियों ने कक्षाओं में जाना बंद कर दिया। डॉक्टर, इंजीनियर, वकीलों, इन सभी लोगों ने क्या किया, बहिष्कार करते हुए एक अलग संविधान सभा की मांग की और मांग करके इन्होंने यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर डाली। हड़ताल और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जार की जो सेना थी वो थोड़ी सी अपने कृत्यों पर लगाम लगाई और 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता सांसद ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। यानी जार तैयार हो गया कि एक ऐसे प्रतिनिधियात्मक संस्था का गठन किया जाएगा जो राजा की कार्यप्रणाली पर नजर रखेगा, और उसका नाम था ड्यूमा। और ड्यूमा जो है वो राजा को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। क्रांति के समय कुछ दिनों तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारे ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही, और इस दौरान बहुत सारे मजदूरों ने मिलकर के अपने अपने यूनियन बनाई। 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनाधिकृत रूप से काम करने लगे, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। और राजा के द्वारा क्या किया गया था कि इन कमेटियों को गैर कानूनी घोषित किया गया था। और ऐसी स्थिति में 1905 तक बहुत सी ऐसी कमेटियां बन चुकी थी। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिनों के भीतर और पूर्ण निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। यानी जो पहला प्रतिनिधि सभा बना, जो प्रतिनिधियों की सभा बनी, उसको जार ने क्या किया, 75 दिन के भीतर ही खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद पुनर्निर्वाचित किया और उसको फिर 3 महीने के अंदर खत्म कर दिया। और उसके बाद फिर उसने क्या किया कि उसके बाद फिर उसने ड्यूमा को इस तरीके से गठित किया
कि उसमें केवल रूढ़िवादी नेताओं की भरमार हो गई। उदारवादी लोग जो थे उस ड्यूमा से बाहर हो गए। यानी एक तरह से देखा जाए कि जैसे ही आंदोलन शिथिल पड़ा, कमजोर पड़ा, रूस के जो निरंकुश राजा थे उन्होंने अपनी स्थिति को पुनः बरकरार रख लिया। यानी हालात जो था वो जस का तस उन्होंने कर डाला। कब? तीसरी ड्यूमा के गठन के बाद। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से रूस में ब्लडी संडे वाली घटना घटी। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि 1905 में रूस जो था वो जापान से हार गया। रूस जो था वो जापान से हार गया, और रूस जब जापान जैसे छोटी देश से हार गया तो राजा जो था, जो पहले अपनी नाकामियों को छुपा रहा था, वो अब जनता के सामने खुल कर के आ गया। राजा की नाकामी, कमजोरी लोगों के सामने आ गई, और ऐसी स्थिति में इन लोगों को जो भ्रम था कि हम जो है महान है, और ये महानता का भ्रम जो था 1905 में जापान ने तोड़ दिया। जापान जो था रूस से बहुत छोटा देश था, लेकिन उसके बावजूद भी जब युद्ध में जापानी सैनिकों ने रूस के सैनिकों को पराजित किया और बचे खुचे जो मजदूर थे फटेहाल हालत में रूस वापस लौटने लगे, तो जो रूस की महानता का भ्रम था लोगों के सामने आ गया। लोगों को लगने लगा कि पूरी तरीके से हमारे जो राजा हैं फेल हैं। परिणाम क्या हुआ कि एक तरफ तो बेरोजगारी भूखमरी थी ही, परिणाम ये हुआ कि लोग जो थे रास्ते पे आ गए, और उसके बाद राजा ने जो किया, उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, उससे पूरी जनता जो थी वो भड़क उठी, और इसी का परिणाम ये हुआ कि संसद की एक प्रतिनिधि ड्यूमा का गठन किया गया। हालांकि उसे बाद में राजा ने किस तरीके से फिर अपने नियंत्रण में ले लिया। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे। तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।